गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हम भारतीय राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। आज हम भारत के राष्ट्रपति की जो शेष शक्तियां हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी देश में हमेशा शांति की स्थिति नहीं रहती है। कभी न कभी कोई न कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो कि विशेष परिस्थितियां होती हैं, इसलिए उनसे निपटने के लिए विशेष शक्तियों की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान निर्माता इस बात से भी बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हैं भली भांति से परिचित थे। इसलिए उन्होंने भारत में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति को उन्होंने कुछ विशेष शक्तियां दी हैं। तो ऐसी स्थितियों को हम आपात स्थिति कहते हैं, और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए जो शक्तियों का राष्ट्रपति प्रयोग करेगा उसे आपातकालीन शक्तियों के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है, भाग 18 वर्णित है। इसमें कुल 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं। कुल 3 आपातकालीन शक्तियों का वर्णन भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसमें सबसे पहला आता है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है, और ये कहा गया है कि जब 3 स्थितियां उत्पन्न हो, यानी कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो, बाह्य आक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो, या सशस्त्र विद्रोह। अब ध्यान दीजिएगा, सशस्त्र विद्रोह की जगह पहले आंतरिक अशांति था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति को हटाकर कुछ जगह हो गया सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो या उसकी आशंका हो, तो इनके आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और इसमें उसे लिखित सिफारिश दी जानी चाहिए। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल के द्वारा। तो मंत्रिमंडल द्वारा प्राप्त लिखित सिफारिश के आधार पर वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये आपात जो यानी कि आपातकाल है या आपातकाल का स्थान है, वो संपूर्ण भारत के लिए लागू हो सकता है या भारत के किसी विशेष भाग में भी लागू हो सकता है, और इसके लिए परिस्थितियां दी गई हैं और किस प्रकार से लागू होगा उसका वर्णन किया गया है। तो पहली बार, ठीक है, 1 माह तक, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब मंत्रिमंडल उसे लिखित सिफारिश करेगा तो उसे 1 माह के अंदर, ठीक है, 1 माह के अंदर लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित करवाना आवश्यक है। यदि पारित नहीं हुआ या रखा ही नहीं गया तो 30 दिन तक यानी 1 माह तक चलेगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि संसद द्वारा क्या चीज हो गया, उसे 2/3 बहुमत, यानी अलग अलग है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत, ध्यान दीजिएगा 2/3 बहुमत आवश्यक है, द्वारा अनुमोदन हो गया, तो ये पहले यानी कि 6 महीने तक लगा रहेगा। अनुमोदन के पश्चात 6 महीने तक लागू रहेगा, और यदि अनुमोदन नहीं हुआ तो 30 दिन तक। ठीक है, एक बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, ठीक है, तो जो यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है, इसे आगे सामान्यतः, ठीक है, बढ़ाना चाहे तो उसको क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। ठीक है, और इसमें जो है जब राष्ट्र यानी आपातकालीन शक्तियों की बात आती है तो इसमें राज्य सरकारों का विघटन नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन संसद राज्य सूची में किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर लेती है, अनुच्छेद 250 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 250 में लिखा हुआ है आपातकालीन स्थितियों में केंद्र सरकार यानी कि संसद जो है वो राज्य के किसी भी राज्य सूची के किसी भी विषय पर
कानून बना सकती है, जरूरी नहीं कि बनाए, ठीक है, बना सकती है, ठीक है। अब इसके लिए न्यूनतम तो क्या है, 6 माह तो है या 1 माह है, लेकिन अधिकतम अवधि जो है वो निश्चित नहीं है कि कितने समय तक क्या चीज़ है इसको लागू होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि इसे लागू होने के बाद राष्ट्रपति जब चाहे तब समाप्त कर सकता है, ठीक है। और इसको समाप्त करने के लिए संसद द्वारा साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति जब चाहे तब समाप्त कर दे, फिर संसद द्वारा उसको पारित करवा ले, ठीक है। तो अब इसके बाद इसमें आता है कि इसका प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो इसके जो प्रभाव हैं उसका वर्णन अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में दिया गया है। अनुच्छेद 358 और 359 में इसके प्रभाव का वर्णन है। इसमें पहला आता है कि मौलिक अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 59, ठीक है, 359 के द्वारा ये कहा गया है कि मौलिक अधिकार संसद द्वारा स्थगित किए जा सकते हैं। मतलब यह है कि संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों को स्थगित करे, चाहे तो ना स्थगित करे, ठीक है। पहली बात ध्यान दीजिएगा, इसमें 44वें संविधान संशोधन के पहले ये व्यवस्था थी कि, ठीक है, किस जैसे ही यानी राष्ट्रीय आपातकाल में कोई भी हो, चाहे युद्ध हो, चाहे बाह्य आक्रमण हो या आंतरिक अशांति हो, मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, ठीक है। और जैसे ही ये आपातकालीन यानी कि काल समाप्त हो जाएगा, वैसे क्या हो जाएंगे, फिर से प्रदान कर दिए जाते हैं। तो ये सिर्फ सस्पेंड किए जाते हैं, ख़त्म नहीं किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ परिवर्तन किया गया कि अब ये मौलिक अधिकार जो है वो सशस्त्र विद्रोह के समय, ठीक है, युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय तो क्या किए सकते हैं, स्थगित किए सकते हैं, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के समय ये स्थगित नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि मौलिक अधिकार कब स्थगित नहीं होंगी, सशस्त्र विद्रोह के समय में स्थगित नहीं होंगे, ठीक है। अनुच्छेद 358 कहता है कि अनुच्छेद 19 के जितने प्राप्त क्या है स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतः ही निरस्त हो जाती हैं। 358, ठीक है। तो इसके लिए अलग से मैंने प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्राप्त जो क्या है स्वतंत्रताएं हैं वो जैसे ही आपातकाल लागू होता है वैसे क्या हो जाते हैं, स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में एक और व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में प्राप्त जो मौलिक अधिकार हैं वो किन्हीं भी परिस्थितियों में स्थगित नहीं होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से अधिकार स्थगित नहीं होंगे, ठीक है। तो 20 और 21 यानी कि दैहिक और कौन सी, ठीक है, यानी दैहिक का मतलब शारीरिक और प्राण की स्वतंत्रता, ठीक है, किसी भी आधार पर, ठीक है, यानी किसी भी आधार पर किए गए आपातकाल की घोषणा में स्थगित नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद लोकसभा और विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और कितनी ही बार बढ़ाया जाए ये निश्चित नहीं है, ठीक है, कितनी ही बार बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, 1-1 साल करके, लेकिन सिर्फ एक बार में 1 साल ही बढ़ाया जाएगा। अब आता है कि आखिरकार कितनी बार लागू हुआ है। तो अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू है, 1962 से 1967 तक, यानी कि जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तब, 1971 से 1977 तक जब पाकिस्तान में भारत पर आक्रमण किया था तब, और तीसरा 26 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक ये आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया राष्ट्रीय आपातकाल था। और 1977 में 21 मार्च 1977 को द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल और ये तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल दोनों एक साथ समाप्त कर दिए गए थे। तो समझ में आ गया होगा, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है संवैधानिक तंत्र की विफलता अथवा राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ये आता है 356 के अंतर्गत, ठीक है, जो सबसे विवादित रहा है।
तो इसमें आता है, इसके अंतर्गत है जब राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना प्रतिवेदन प्रदान कर दे, या राज्यपाल को किसी माध्यम से पता, राष्ट्रपति को किसी माध्यम से पता चले, अथवा राष्ट्रपति को, ठीक है, यह संज्ञान में आ जाए या ज्ञात हो जाए कि राज्य में संवैधानिक विफलता की स्थिति है, अर्थात वहाँ पर शासन संविधान के अनुसार चलाया जाना कठिन है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करता है, ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति का जो है उस राज्य के शासन को अपने हाथ में ले लेता है। वहाँ पर संवैधानिक तंत्र की विफलता, ठीक है, घोषित कर दी जाती है और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो 2 महीने के अंदर संसद द्वारा साधारण बहुमत से इसे पारित किया जाना जरूरी। संसद जब मैं बोलूँ तो समझ जाइएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, इसे साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है, और राष्ट्रीय आपात को 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना जरूरी है। पहली बार ये 6 महीना की मिनी लागू होता है और फिर उसके बाद इसे बढ़ाते बढ़ाते अधिकतम 3 वर्ष तक लागू किया जा सकता है। यानी यहाँ पर भी समझिएगा, 2 महीने तक बिना पारित हुए, 6 महीने तक पहली बार पारित होने के बाद, उसके बाद 3 वर्ष तक, ठीक है, बढ़ाते जा सकते हैं। लेकिन यदि 3 वर्ष से अधिक लागू करना हुआ तो क्या करना पड़ता है, संविधान संशोधन करना पड़ता है, ठीक है। तो संविधान संशोधन करना पड़ता है। जैसे पंजाब में जब एक बार जो यानी कि राष्ट्रपति शासन 6 वर्ष तक लागू किया गया था, 6 वर्ष तक लागू था, उस समय इसमें संविधान संशोधन करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन के समय अवधि बढ़ाई गई थी। फिर उसके बाद निर्वाचन आयोग की इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि निर्वाचन आयोग क्या करे, यह, ठीक है, यानी अपनी संस्तुति दे दे कि हाँ, राज्य में यानी कि चुनाव करवाना संभव है या ऐसी परिस्थितियां हैं कि चुनाव करवाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन हटा करके और चुनाव करवाया जा सकता है, ठीक है। 1-2 जगहों पर आया था, जैसे जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो वहाँ पर भी आया था कि वहाँ निर्वाचन आयोग ये देता नहीं था, ठीक है, यानी उसमें प्रमाण पत्र कि हाँ चुनाव करवाया जा सकता है, या ऐसी परिस्थितियाँ हैं जब चुनाव करवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका प्रभाव क्या होता है, न्यायपालिका संबंधी शक्तियों को छोड़ करके, ठीक है, बाकी सभी शक्तियां कहाँ पर, संघ सरकार में निहित हो जाती हैं। ये सिर्फ उसी राज्य की बात हो रही है जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, उसमें न्यायपालिका के सैनिक जो है संबंधी जितनी भी क्या होंगी शक्तियाँ होंगी, उन्हें छोड़ करके बाकी जितने क्रियाकलाप हैं, ठीक है, यानी चाहे वो विधायी शक्तियाँ हों चाहे कार्यपालिका शक्तियाँ हों, वो संघ यानी कि संघ सरकार के अंतर्गत में आ जाती हैं, ठीक है। अब आगे यानी कि बजट पारित करेगा तो संघ पारित करेगा कि नहीं, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर वहाँ पर जाएगा, ठीक है। राज्यपाल के यानी राज्यपाल के साथ मिल करके, यानी राज्यपाल को अपना प्रतिनिधि मान करके राष्ट्रपति वहाँ पर क्या करेगा, ठीक है, शासन करेगा, तो राज्यपाल उसका प्रतिनिधि के रूप में हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें कुछ यानी कि वो हैं राष्ट्रपति, यानी कि इसमें ये राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू होने में कुछ सवाल हैं। जैसे मैंने कहा कि कितनी बार, तो यहाँ कितनी बार तो है नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जानना जरूरी है। सबसे पहले पेप्सू प्रांत में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब है, ठीक है, 1951 में लागू होता है। समझ गए, चुनाव के पहले ही लागू हो गया था पेप्सू प्रांत में सबसे पहले, ठीक है। सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश और केरल में कितनी बार, 9 बार, ठीक है, 9 बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, और सर्वाधिक समय के लिए पंजाब प्रांत में लागू हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले पंजाब प्रांत में 51 में, और सबसे अधिक समय तक भी पंजाब प्रांत में, ठीक है, और सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश और केरल में। देखिए कुछ किताबों में दिया है कि सर्वाधिक समय के लिए जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था, नहीं, वो गलत है। कारण ये चीज़ है कि पहले वहाँ पर जम्मू कश्मीर जब लागू होता था तो पहले राज्यपाल शासन लागू होता था, उसके पश्चात, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू होता था। तो राज्यपाल शासन को राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा ना उस समय, तो वो समय क्या चीज़ है, अलग रहता है। तो इस उसमें से यानी कि नज़रिए से देखा जाए तो पंजाब में है, लेकिन सर्वाधिक वर्षों में यानी जहाँ पर सरकार सस्पेंड रही है वो रहा है जम्मू कश्मीर,
ठीक है, तो ये दो प्रकार के अधिकार हैं। तीसरे प्रकार का अधिकार है वित्तीय चलिए, तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। ये अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन किया गया है। यानी राष्ट्रपति को यदि ऐसा ज्ञान हो जाए कि भारतीय वित्तीय अस्थायित्व को या भारतीय वित्तीय साख को क्या है खतरा है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल को 2 माह के अंदर संसद द्वारा पारित होना जरूरी होता है। ठीक है, तो यानी सबसे पहले 2 माह तक लागू रहेगा, उसके बाद संसद द्वारा पारित होने के बाद लागू हो जाएगा। अब कब तक लागू हो जाएगा इसके यानी कब तक लागू रहेगा अधिकतम के लिए, और एक बार लागू होने के बाद कितना और कब तक लागू रहेगा इसके विषय में हमारा संविधान मौन है। ठीक है, तो इसे यानी कि यही अंदाजा लगाया सकता है कि एक बार लागू होने के बाद ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा वापस ना लिया जाए। ठीक है, फिर इसका प्रभाव क्या होता है, तो सभी न्यायाधीशों के, और सभी का मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और संवैधानिक पदों के जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं, ठीक है, उनके वेतन में कमी कर दी जा सकती है। ठीक है, राज्यों के बजट की स्वीकृति संसद द्वारा संभव है, यानी राष्ट्रपति चाहे, ठीक है, तो उनकी वित्तीय स्थितियों का आकलन करवाए और वित्तीय जो बजट है उसको क्या करवाए संसद द्वारा, ठीक है, इसे स्वीकृति करवाए। ठीक है, यानी वहाँ से संसद, राज्यों में संसद बजट पारित हो जाए तो संसद क्या करे, अपने पास बजट मंगवाए, और बजट मंगवा कर राष्ट्रपति अपने पास बजट मंगवाए, संसद के समक्ष रख करके उसकी क्या चीज़ करवा सकता है। ठीक है, यानी कि उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है और उसमें कटौती भी करवा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद कितनी बार लागू हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी तक एक बार भी नहीं लागू हुआ है। ठीक है, केंद्र सरकार के मध्य में जो शक्तियों के लिए जो आयोग गठित किए गए थे उसमें सरकारी आयोग गठित था, प्रमुख था, उसने बोला था इस वित्तीय आपात की आवश्यकता नहीं, इसलिए वित्तीय आपात को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ठीक है, तो फिर भी जो भी है इसके बाद है कुछ राष्ट्रपति के विषय में, मैंने बताया था कि राष्ट्रपतियों के विषय में कुछ हम अलग से कुछ पढ़ लेंगे। तो इसमें है राष्ट्रपति में प्रथम, अब राष्ट्रपति की जितनी भी यानी कि राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियां हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। ठीक है, 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन है संवैधानिक विफलता 356, ठीक है, और वित्तीय आपातकाल 360 यानी वित्तीय विफलता। ठीक है, वित्तीय विफलता अभी तक नहीं लागू हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ है। ठीक है, और समय समय पर राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू किया जाता रहा है। ठीक है, अब आता है राष्ट्रपतियों में। ठीक है, कुछ खास जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम राष्ट्रपति वह व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बना, और वह व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा ये सवाल मैंने खुद बनाया है, जिसने कि 3 बार शपथ लिया है। ठीक है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने 26 जनवरी 1950 को भी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ठीक है, जब पहली बार 1952 में इनका चुनाव हुआ तो उन्होंने दूसरी बार शपथ लिया। फिर जब तीसरी बार यानी कि जब ये दूसरी बार चुनाव लड़े और दूसरी बार जब चुनाव जीते, ठीक है, तब इन्होंने क्या चीज़ किया, 57 में, तब ये इन्होंने तीसरी बार शपथ लिया। तो 3 बार शपथ ग्रहण करने वाले यही थे। ठीक है, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, वीबी गिरी, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीबी गिरी। ठीक है, क्योंकि ये उस समय उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इन्होंने वीबी गिरी, ठीक है, कौन आगे बताऊंगा। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद क्या चीज़ किया इन्होंने, ठीक है, क्या संभाला, राष्ट्रपति का पद संभाला। कार्यकाल के दौरान यानी कि जिन राष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई उसमें 2 हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, इन दोनों राष्ट्रपतियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। फिर इसके बाद है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश।
ठीक है, यानी कि ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला हो, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, एकमात्र ऐसे क्या चीज़ हैं अभी तक मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने क्या किया है, कार्यवाहक न्यायाधीश का पद संभाला है। ठीक है, फिर जो उपराष्ट्रपति भी थे, यानी ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति भी थे, देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, जो तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है, और नाम के अनुसार दूसरे राष्ट्रपति, संख्या के अनुसार तीसरे राष्ट्रपति, वी गिरी, ठीक है, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, ये सब, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन जो है, ये लगातार राष्ट्रपति, यानी एक के बाद एक उपराष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे, और ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, के आर नारायण। फिर जो उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जानते हैं उपराष्ट्रपति थे ही नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, ये लोकसभा अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी था। ठीक है, तो अब तो दो हो गए हैं, नीलम संजीव रेड्डी और प्रणब मुखर्जी, ये दोनों लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, कम पूछा जाने लगा, या तो नीलम संजीव रेड्डी न देकर क्या हो जाए, प्रणब मुखर्जी दे दे, ठीक है, तो भी सवाल हो जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद, जो इस समय वास्तव में यानी कि सॉरी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो भी क्या नहीं रहे हैं, उपराष्ट्रपति नहीं रहे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा राष्ट्रपति निर्वाचन, उसकी शक्तियाँ, कार्य, ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ, और कुछ उसके संबंध में जो राष्ट्रपतियों के संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं बना करके, वो हमने पढ़ा। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसे अपना चैनल समझिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए, यानी शेयर कीजिए। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके वो तैयारी कर सकते हैं। और अब अंत में यही कहूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मेहनत कीजिए। जैसे चुनाव समाप्त होगा वैसे क्या हो जाएगी, तुरंत परीक्षाएं शुरू होने की संभावनाएं हैं। इसलिए अपने पढ़ाई में लगातार लगे रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि। ठीक है, अपना ध्यान रखिए।